इमेजिन करें एक ऐसा मुल्क जहां हर साल नए बच्चों की पैदाइश से ज़्यादा लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहां बच्चों के डायपर्स से ज़्यादा अडल्ट्स के डायपर्स बिकते हैं और जहां 90 लाख से ज़्यादा घर बिल्कुल खाली पड़े हैं और जहां 20 सालों में 8,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। और एक ऐसा मुल्क जहां पूरे के पूरे गांव नक्शे से गायब होते जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये घर किसी जंग, कुदरती आफात या इकोनॉमिक क्लैप्स की वजह से खाली नहीं हुए। ये कहानी है जापान की, दुनिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की, टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस ममालिक में से एक और एक ऐसा मुल्क जो आज एक खामोश लेकिन बहुत गहरे क्राइसिस का सामना कर रहा है। तमाम कहानी के पीछे एक ही वजह है और वो है जापान की गिरती हुई आबादी। अगर आप टोक्यो ओसाका जाएं तो आपको एक मॉडर्न और जिंदा मुल्क नजर आएगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटा शहर से बाहर निकलें तो मंजिर बिल्कुल बदल जाता है। हर तरफ सिर्फ खामोशी और लाखों लावारिस घर। सवाल ये है कि दुनिया के सबसे अमीर, महफूज और टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्कों में से एक में लोग आखिर बच्चों को पैदा क्यों नहीं कर रहे? और क्या जापान की ये क्राइसिस सिर्फ जापान तक महदूद है या फिर ये पूरे दुनिया के मुस्तकबिल की एक झलक है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने जिस रफ्तार से तरक्की की उसे अक्सर इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता है। तब जापान की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, नए शहर बन रहे थे, फैक्ट्रीज खुल रही थी और इकोनॉमी रिकॉर्ड स्पीड से ग्रो कर रही थी। ऐसा लगता था कि जापान का मुस्तकबिल सिर्फ रोशन ही रोशन है। 1960s, 70s और 80s में जापान की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही। हर नस्ल पिछली नस्ल से बड़ी थी, स्कूल्स भर रहे थे, नए घर बन रहे थे और मुल्क को लगता था कि ये सिलसिला हमेशा ही ऐसे ही चलता रहेगा। फिर 2008 आया। ये वो साल था जब जापान की पॉपुलेशन अपनी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंची, यानी तकरीबन 128 मिलियन। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने डेमोग्राफर्स को भी परेशान कर दिया। पॉपुलेशन बढ़ना बंद होगी और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू होगी और आज जापान की आबादी अपने पीक से तकरीबन 5 मिलियन कम होकर 123 मिलियन के करीब रह गई है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2100 तक जापान की पॉपुलेशन गिरकर 8 करोड़ से भी कम हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गिरता हुआ बर्थ रेट। आज जापान का फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.2 के करीब है, जबकि पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए कम से कम 2.1 की ज़रूरत होती है। यानी हर साल पैदा होने वाले बच्चों की तादाद कम होती है जबकि बुजुर्ग अफराद की तादाद बढ़ती गई। आज जापान में लगभग 30% पॉपुलेशन 65 ईयर्स से या उससे ज़्यादा एज के लोगों की है। ये फिगर दुनिया के एवरेज से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है ये है कि जापान एक रैपिडली एजिंग सोसाइटी बन चुका है, जहां एल्डरली लोगों की तादाद कंटिन्यूसली बढ़ रही है और यंग जनरेशन कंपैरेटिवली कम होती जा रही है। जापान की मीडियन एज भी अब 49 ईयर्स हो चुकी है, जो दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है, सिर्फ मोनाको की इससे आगे है। इस एजिंग क्राइसिस का असर सिर्फ नंबर्स तक महदूद नहीं, इसका रिजल्ट कुछ इलाकों में इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि पूरा का पूरा टाउन ऑलमोस्ट घोस्ट टाउन बन चुका है। स्कूल्स बंद, शॉप्स बंद और स्ट्रीट्स खामोश। एक बहुत फेमस एग्जांपल है नागुरू विलेज है। यहाँ कभी 300 से ज़्यादा लोग रहते थे, लेकिन आज ये पॉपुलेशन 30 से भी कम रह गई है। इस खामोशी को फिल करने के लिए एक लोकल रेजिडेंट ने एक अजीब लेकिन एक इमोशनल स्टेप लिया। उसने हंड्रेड्स की तादाद में ह्यूमन साइज डॉल बनाए और उन्हें अबंडन घरों, रोड्स और फील्ड्स में प्लेस कर दिया। आज सूरत-ए-हाल ये है कि इस गांव में डॉल्स की तादाद इंसानों से ज़्यादा है। दूर से देखो तो लगता है कि जैसे विलेज अब भी जिंदा है, लोग अपनी डेली रूटीन में बिजी हैं, लेकिन हकीकत में वहाँ इंसानों की जगह सिर्फ खामोश डॉल्स खड़ी हैं। ये सीन सिर्फ एरी ही नहीं बल्कि जापान के मुस्तकबिल की एक झलक है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि जापान का क्राइसिस किसी अचानक डिजास्टर का नतीजा नहीं है। ये एक ऐसा क्राइसिस है जो सालों से आहिस्ता आहिस्ता पैदा हुआ, इतना आहिस्ता कि कई लोगों ने शुरू में इस पर तवज्जो ही नहीं दी, लेकिन आज इसके असरात हर जगह नजर आ रहे हैं। लेकिन जापान की पॉपुलेशन सिर्फ इसलिए कम नहीं होती जा रही कि लोग मर रहे हैं। असल वजह यह है कि नए लोग पैदा क्यों नहीं हो रहे।
आखिर जापानीज लोग बच्चे क्यों नहीं चाहते और क्यों एक वक्त का फैमिली ओरिएंटेड माशरा आज शादी और बच्चों से दूर होता जा रहा है? इस सवाल का जवाब हमें जापान की मॉडर्न जिंदगी में मिलता है। एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से बहुत परफेक्ट और कामयाब नजर आती है, लेकिन अंदर से कई लोगों के लिए एक बहुत महंगी, तन्हा और प्रेशर से भरी हुई है। जापान का पॉपुलेशन क्राइसिस असल में मैटरनिटी वार्ड्स या हॉस्पिटल में शुरू नहीं होता, बल्कि ऑफिसेज, अपार्टमेंट और उन लोगों की जिंदगी में शुरू होता है जो महसूस करते हैं कि आज के जापान में बच्चे पालना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस पॉपुलेशन क्राइसिस के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि ये बहुत से इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रेशर का एक बहुत खौफनाक मजमुआ है। और सबसे पहला प्रेशर आता है पैसों से। बाहर से देखा जाए तो जापान एक वेल्दी कंट्री लगता है, लेकिन रियल लाइफ में मिडिल क्लास पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बच्चे पालना यहाँ सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं, एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन बन चुका है। एजुकेशन का सिस्टम बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगरचे वहाँ हेल्थ केयर पर गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है, लेकिन बच्चों को जापान की इस हाइपर कॉम्पिटिटिव सोसाइटी के काबिल बनाने के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। पेरेंट्स पर जुकू यानी इवनिंग क्रैम स्कूल्स, एलीट हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी की फीस का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जापानीज कल्चर में एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट बैठ चुका है कि अगर हम अपने बच्चे को एक मैथमेटिकली परफेक्ट और बेहतरीन जिंदगी नहीं दे सकते तो बच्चा पैदा ना करना ही बेहतर है। स्टैग्नेंट वेजेस यानी आमदनी ना बढ़ने की वजह से यंग कपल्स बच्चे को एक फाइनेंशियल लायबिलिटी समझते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाउसिंग और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। टोक्यो जैसे सिटीज़ में लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है। रेंट, ट्रांसपोर्ट और डेली एक्सपेंसेस मिलाकर यंग कपल्स के लिए इंडिपेंडेंट लाइफ मुश्किल बना देते हैं। बहुत से यंग लोग स्टेबल जॉब के बावजूद भी फाइनेंशियली अनसर्टेन फील करते हैं, और जब फ्यूचर अनसर्टेन हो तो लोग नेचुरली फैमिली प्लानिंग को डिले करते रहते हैं या कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं। एक और बड़ी वजह वहाँ का ब्रूटल वर्क कल्चर है। जापान के कोऑपरेटिव सेक्टर में काम के घंटे बहुत लंबे हैं, अनपेड ओवरटाइम आम है और ऑफिस के बाद बॉसेस के साथ लेट नाइट ड्रिंकिंग सेक्शन लाजमी समझे जाते हैं। ये रूटीन इस कदर स्ट्रिक्ट है कि इसके लिए जापानीज जिंदगी में एक बाकायदा लफ्ज़ है जिसे कारोशी कहते हैं, जिसका मतलब है ज़्यादा काम करने की वजह से मौत हो जाना, चाहे वो हार्ट अटैक से हो या स्ट्रेस की वजह से या सुसाइड से। एक इंटरेस्टिंग सोशल चेंज ये भी है कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं। आज की जापानीज वुमेन ज़्यादा एजुकेटेड और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, लेकिन सोसाइटी अभी तक पुरानी एक्सपेक्टेशन और मॉडर्न रियलिटीज़ के बीच एडजस्ट कर रही है। इस मिसमैच की वजह से भी मैरिजेस और चाइल्ड बर्थ डिले होती जा रही हैं। जापान में एक और इंटरेस्टिंग चेंज भी आ रहा है जिसको मीडिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। हर्बीवोर मैन, यानी ऐसे यंग मैन जो ट्रेडिशनल कैरियर प्रेशर और रिलेशन चेज करने की जगह सिंपल और लो प्रेशर लाइफ प्रेफर करते हैं। इन सब फैक्टर्स का कंबाइंड रिजल्ट ये है कि जापान में रिलेशनशिप बनाना, मैरिज करना और बच्चे पैदा करना, तीनों चीज़ें पहले से ज़्यादा लेट और डिफ़िकल्ट हो गई हैं। और जब एक सोसाइटी में मैरिज ही डिले हो जाए तो बर्थ रेट नेचुरली डाउन चला जाता है। लेकिन असल स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जापान का पॉपुलेशन क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमिक्स या लाइफस्टाइल तक लिमिटेड नहीं है। असल मसला उससे काफ़ी ज़्यादा गहरा है। एक ऐसी सोसाइटी बन चुका है जहाँ लोग फिजिकली भी बहुत थक रहे हैं और मेंटली भी एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। जापान का वर्क कल्चर दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेंस माना जाता है। यहाँ काम सिर्फ 9 to 5 का कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत से लोग लेट नाइट तक ऑफिस में रहते हैं और ओवर टाइम को एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन समझा जाता है। इस प्रेशर का एक्सट्रीम रिजल्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कारोशी। कारोशी का मतलब है ओवर टाइम से मौत। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक टर्म नहीं बल्कि रियल केसेस पर बेस्ड है, जहाँ लोग कंटिन्यूसली वर्क प्रेशर की वजह से फिजिकली कोलैप्स हो जाते हैं। इस एनवायरनमेंट में यंग लोगों के पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ना वक्त होता है ना एनर्जी। जब जिंदगी का ज्यादा हिस्सा काम में गुजर जाए तो नेचुरली रिलेशनशिप पीछे चले जाते हैं, और जब रिलेशनशिप ही कम हो जाए तो मैरिज और चिल्ड्रन भी डिले हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डेटिंग कल्चर पर भी पड़ा है। आज जापान में बहुत से यंग अडल्ट्स
लेट मैरिजेस को प्रेफर करते हैं और कुछ केसेस में तो बिल्कुल मैरिज को अवॉइड करते हैं। कैरियर, पर्सनल फ्रीडम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इस ट्रेंड ने एक नया सोशल पैटर्न क्रिएट किया है जहां कपल एग्जिस्ट करते हैं लेकिन चिल्ड्रन नहीं होते। इसे कभी कभी डिंक लाइफस्टाइल भी कहा जाता है, यानी कि ड्यूअल इनकम एंड नो किड्स। लेकिन जापान का क्राइसिस सिर्फ ऑफिसेस तक लिमिटेड नहीं, एक और ग्रोइंग फिनोमेना है जिसे कहते हैं हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी वो लोग होते हैं जो सोसाइटी से कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाते हैं। वो अपने रूम्स या घरों तक सिमट जाते हैं, कभी कभी सालों तक बाहर नहीं निकलते। ये सिर्फ लेजीनेस या चॉइस नहीं होती, बल्कि साइकोलॉजिकल विड्रॉल होता है जो प्रेशर, फेलियर, फियर और सोशल एक्सपेक्टेशन की वजह से डेवलप होता है। ऐसे लोग जब सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं तो उनका फ्यूचर रिलेशनशिप, मैरिज और फैमिली लाइफ से भी कट ऑफ हो जाता है। ये फिनोमेना जापान की सोशल आइसोलेशन को ज़्यादा डीपन करता जा रहा है। इस तरह जापान की सोसाइटी एक साइलेंट डायरेक्शन में जा रही है जहां लोग फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। लोग काम में बिजी हैं या अपनी दुनिया में बंद हैं, और इसी आइसोलेशन का एक और हार्ट ब्रेकिंग आउटकम है। जापान में एक ऐसा फिनोमेना है जो क्राइसिस का सबसे इमोशनल फेस शो करता है। इसे कहते हैं कोडोकोशी। कोडोकोशी का मतलब होता है तन्हा मौत। ये उन केसेस को डिस्क्राइब करता है जहां एल्डरली लोग अपने घरों में मरे हुए पाए जाते हैं और कभी कभी उनकी लाश को दिन, हफ्ते या महीने बाद डिस्कवर किया जाता है। ये सिर्फ शॉकिंग न्यूज़ नहीं है बल्कि एक सोशल रियलिटी है जो जापान के एजिंग पॉपुलेशन और टूटे हुए फैमिली स्ट्रक्चर को शो करती है। जब फैमिली छोटी हो जाती है और चिल्ड्रन अलग सिटी या कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं तो एल्डरली लोग अकेले रह जाते हैं, और इसी आइसोलेशन का फाइनल आउटकम कभी कभी कोडोकुशी होता है। आज जापान में स्पेशलाइज्ड क्लीनिंग कंपनीज बन चुकी हैं जिनका काम ही सिर्फ इन घरों को साफ करना है और इन अकेले मरने वालों का सामान समेटना है। ये इस टूटे हुए समाज की सबसे बड़ी और तकलीफदा हकीकत है। इसी चेन रिएक्शन का एक और विजिबल रिजल्ट है जापान के एम्प्टी हाउसेस। जब एल्डरली ओनर्स की डेथ हो जाती है और उनके बच्चे या तो ऑलरेडी शहरों में सेटल होते हैं या उस पे प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं करना चाहते तो वो घर खाली रह जाते हैं। टाइम के साथ वो डिटेरियोरेट होते जाते हैं और इवेंचुअली एक अबंडेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। यही वजह है कि जापान में 9 मिलियंस ऑफ अकाया हाउसेस मौजूद हैं। ये सिर्फ रियल एस्टेट इशू नहीं बल्कि पॉपुलेशन डिक्लाइन का एक फिजिकल एविडेंस है। हर एम्प्टी हाउस एक कहानी है किसी फैमिली की जो या तो बिखर गई या फिर कभी वापस उस घर तक नहीं आ सकी। जापान की गवर्नमेंट इस क्राइसिस से फुली अवेयर है और लास्ट कुछ सालों से मल्टीपल पॉलिसीज अनाउंस की जा रही हैं ताकि पॉपुलेशन डिक्लाइन को स्लो किया जा सके। इस सिलसिले में बहुत सी टेक्नोलॉजीज पर भी काम हो रहा है ताकि एजिंग को स्लो किया जा सके। और अगर आप जानना चाह रहे हैं कि जापान एजिंग को स्लो करने के लिए क्या स्टेप ले रहा है तो हमारी ऊपर दी गई वीडियो के लिंक को क्लिक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए जहां फैमिलीज को चिल्ड्रन पैदा करने पर सब्सिडीज और अलाउंसेस दी जाती हैं। एजुकेशन और चाइल्ड केयर कॉस्ट को भी रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है ताकि यंग कपल्स पर फाइनेंशियल बर्डन कम हो। डे केयर सेंटर्स और चिल्ड्रन केयर फैसिलिटीज को एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि वर्किंग पेरेंट्स अपनी जॉब और फैमिली को बैलेंस कर सकें। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि एक्सेसिव ओवर टाइम कल्चर को कंट्रोल किया जा सके। कुछ रीजन में अकाया हाउसेस को रिवाइव करने के प्रोग्राम भी चल रहे हैं जहां अबंडेंट होम्स को लो प्राइसेस पर या इवन फ्री में न्यू रेजिडेंट को ऑफर किया जाता है ताकि रूरल एरियाज को दोबारा पॉपुलेट किया जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप इमिग्रेशन पॉलिसीज में ग्रेजुअल फ्लेक्सिबिलिटी है। जापान हिस्टोरिकली एक रिलेटिवली क्लोज सोसाइटी रहा है लेकिन अब वर्कफोर्स शॉर्टेज की वजह से फॉरेन वर्कर्स को सर्टेन सेक्टर्स में अलाउ किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या ये एफर्ट्स काफ़ी हैं, क्योंकि पॉपुलेशन क्राइसिस सिर्फ पॉलिसी से सॉल्व नहीं होता। ये एक कल्चरल और जनरेशनल चेंज है जो डिकेड्स में डेवलप हुआ है और इसे रिवर्स करना उतना ही मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बर्थ रेट इसी तरह लो रहा तो जापान की पॉपुलेशन आने वाले डिकेड्स में कंटिन्यूसली श्रिंक करती रहेगी।
जापान का ये क्राइसिस सिर्फ एक कंट्री का मसला नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक ऐसी वार्निंग जो दुनिया के हर डेवलप्ड नेशन को देखनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आज जापान में हो रही है वो कल किसी और मुल्क की रियलिटी भी बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आपको क्या लगता है, क्या जापान इस क्राइसिस से कभी बाहर निकल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।